सी प्लस प्लस में आज से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमारा पहला लेक्चर है वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट को शुरू करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जब प्रोग्राम रन करता है तो मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, क्या है ये चीज। आइए सबसे पहले उसको समझते हैं। 5 मिनट में हम लोग मेमोरी एलोकेशन समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, अभी देखिए हमने एक प्रोग्राम लिख के रखा है और इसी प्रोग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, तो हमने एक प्रोग्राम लिख के रखा है। क्या कर रहा है ये प्रोग्राम? देखिए, इसमें एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में दो वेरिएबल है ए और बी। ए में हमने 51 डाल दिया, बी में 63। और उसके बाद हमने क्या किया है? एक फंक्शन कॉल किया है। उस फंक्शन का नाम क्या है? ऐड नम। और उसमें ए और बी पास कर दिया है, यानी कि 51 और 63 पास कर दिया है। तो ऐड नम कॉल होगा तो हमारा कॉल चला जाएगा यहां ऐड नम के पास। और क्या क्या पास किया है? ए और बी। ए और बी में क्या है? 51 63। तो देखिए यहां पे रिसीव करने के लिए क्या है? एक्स और वाई है। एक्स में आ जाएगा 51, वाई में आ जाएगा 63। अब अंदर क्या कर रहे हैं? एक वेरिएबल है रिजल्ट, उसमें हम लोग एक्स प्लस वाई जोड़ के डाल रहे हैं। तो रिजल्ट में वैल्यू क्या आ जाएगा? 51 प्लस 63 आ जाएगा ना, तो 114 आ जाएगा। तो जब आप प्रिंट करेंगे यानी कि सी आउट रिजल्ट करेंगे तो आपको आएगा 114 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम वापस लौट जाएगा क्योंकि ये फंक्शन का काम खत्म हो गया। यहाँ क्या? रिटर्न 0, यानी हमारा फंक्शन खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? 2 नंबर को जोड़ रहा है, बस, और कुछ नहीं कर रहा है। अब देखिए, जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो इसमें मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, इस चीज को समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पहला स्टेप तो क्या है? आपने प्रोग्राम लिखा, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या होगा? इसको कंपाइल करना पड़ेगा ना, तो ये कंपाइल होगा। कंपाइल होके क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में बदल जाता है, ये चीज आपको पता है। तो ये पूरा प्रोग्राम बाइनरी में बदल जाएगा, 0 1 1 0 1 0 कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। तो पहला स्टेप था आपने प्रोग्राम लिखा, दूसरा स्टेप है कि वो कंपाइल हो गया। तीसरा स्टेप होता है रन होना, यानी कि जो आपने प्रोग्राम में लिखा है उसके नतीजे आएंगे। जैसे इस प्रोग्राम में आपने क्या किया है? 2 नंबर को जोड़ के उसको रिजल्ट को प्रिंट किया है, उसके रिजल्ट को। तो जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो यहां पे आउटपुट आएगा 114, यही लिखा के आएगा। ये पूरा प्रोग्राम क्या करेगा? 114 प्रिंट करके हमको देगा। तो ये हमारा था तीसरा स्टेप, स्टेप 3। स्टेप 1 क्या है? प्रोग्राम लिखना। स्टेप 2 क्या है? कंपाइल होना। और स्टेप 3 है क्या? रिजल्ट आना। ठीक है, ये चीज आप क्लियर रहिए कि जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले कंपाइल होगा, फिर उसका रिजल्ट होगा। कंपाइल को बोलते हैं कंपाइल होना, और रिजल्ट आने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रन करना। ठीक है, अब मेमोरी एलोकेशन क्या है ये समझिए। जैसे आप ये देख लीजिए, मेन फंक्शन, उसमें 2 वेरिएबल है ए और बी। क्या है? दोनों इंटीजर है। एक इंटीजर कितना प्लेस लेता है, मतलब कितना स्टोरेज लेता है पता है आपको? 4 बाइट। इंटीजर कितना लेता है? 4 बाइट। ठीक है, तो यहां पे क्या है? 2 इंटीजर है ए और बी, तो लेगा 8 बाइट। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा ना, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ए और बी को 4-4 बाइट का 2 जगह मिलेगा मेमोरी में, ए और बी को 4-4 बाइट का। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो डेटा वेरिएबल सब है ए बी, इन सब को मेमोरी में जगह मिलता है। ठीक है, यही हुआ मेमोरी एलोकेशन। उसी तरह से फंक्शन का जो इंस्ट्रक्शन है या फंक्शन में जो वेरिएबल है उसको भी जगह मिलता है। ठीक है, जब रन करते हैं तो सारे डेटा वेरिएबल और इंस्ट्रक्शन जो है सबको मेमोरी में जगह मिलता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली 2 तरह का मेमोरी एलोकेशन देखेंगे। ठीक है, ग्रुप करके। पहला तो ये कि वेरिएबल के लिए जगह मिल गया और दूसरा फंक्शन के लिए जगह मिल गया। ठीक है, तो ए और बी के लिए जगह मिला, उसी तरह से इस फंक्शन के लिए कहीं जगह मिलेगा। ठीक है, स्टैक में मिलता है, आपको अगर पता नहीं हो तो बता दूं। तो ऐड नंबर के लिए हमको मेमोरी मिलेगा। ठीक है,
तो इस तरह से मेमोरी एलोकेशन होता है। और मेमोरी कब एलोकेट होता है? रन टाइम पे। लेकिन कितना एलोकेट होगा? जैसे ए को 4 बाइट, बी को 4 बाइट, इस फंक्शन को भी कुछ बाइट मिलेगा, ठीक है, मान लीजिए जेड बाइट मिलेगा, ठीक है। तो ये डिसीजन कब होता है? ये डिसीजन होता है कंपाइल टाइम पे ही। जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है उसी समय डिसीजन हो जाता है कि किस वेरिएबल को, फंक्शन को कितना कितना जगह मेमोरी में मिलेगा रन होते टाइम, लेकिन डिसीजन हो जाएगा कंपाइल होते टाइम। तो जब कंपाइलर जो है आपके प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो देखेगा कि ए क्या है? इंटीजर है, तो इसको 4 बाइट दे दो। बी क्या है? ये भी इंटीजर है, तो इसको 4 बाइट दे दो। फिर ये डिसीजन बना देगा कि फंक्शन को कितना बाइट मिलना है, ठीक है। तो ये सब डिसीजन कंपाइल टाइम पे हो जाएगा, लेकिन मेमोरी मिलेगा कब? रन टाइम पे। एक लोडर करके कंपोनेंट होता है। तो जब कंपाइल होने के बाद आप प्रोग्राम रन करने जाते हैं ना, तो लोडर क्या करता है? आपके प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने लगता है, और ये लोडर ही होता है जो मेमोरी एलोकेट करता है। इस चीज को समझिए। डिसीजन कंपाइलर करता है कि ए को 4 बाइट मिलना है, बी को भी 4 बाइट मिलना है, और इस फंक्शन को कुछ जेड बाइट मिलना है। लेकिन देगा कौन? वो लोडर देगा। कंपाइलर लोडर को बता देगा कि देखो इस प्रोग्राम में ए को 4 बाइट दे देना, बी को 4 बाइट, और इस फंक्शन को कुछ जेड बाइट दे देना। तो लोडर प्रोग्राम को लोड करता है और वही मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। डिसाइड कंपाइलर कर देता है। बस इतना समझिए काफी है। अब हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले देखें कि क्लास का जरूरत पड़ा क्यों। समझिए इस एग्जाम्पल से, ठीक है। तो देखिए हमने एक प्रोग्राम लिख के रखा है यहां पे। सबसे पहले आइए मेन फंक्शन के पास, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर देखिए क्या है, हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा है, ए और बी। तो ए और बी नाम का 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ए के अंदर डाल दिया 50 और बी के अंदर 63। ए के अंदर 50, बी के अंदर 63। ए को कितना मिलेगा? 4 बाइट, और बी को भी मिलेगा 4 बाइट, ठीक है। अब देखिए तो हमने क्या किया? अभी तक 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए और बी। ए में डाल दिया 50, बी में 63। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है ये देखिए। हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उस फंक्शन का नाम है ऐड नम, ठीक है। उस फंक्शन का नाम क्या है? ऐड नम। और ए और बी को उसमें पास कर दे रहे हैं, यानी कि हम फंक्शन जो कॉल कर रहे हैं ऐड नम, उसमें ए और बी को पास कर रहे हैं, यानी कि ए और बी के वैल्यू को पास कर रहे हैं, 50 और 63 को पास कर रहे हैं। तो देखिए हमारा कॉल चला जाएगा इस फंक्शन के पास, ऐड नम के पास, और हमने भेजा क्या है इस फंक्शन में? 50 और 63। तो वो एक्स और वाई में जाके कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन एक्स और वाई को जोड़ के एक रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो हमने जो वैल्यू भेजा 50 और 63, वो दोनों जुड़ जाएंगे, आ जाएंगे 113, और इस वेरिएबल रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाएंगे। तो देखिए हुआ क्या, अभी तक हुआ क्या? हमारे पास 2 डेटा वेरिएबल था, ए और बी। हमने उस पे एडिशन किया, हमने उस पे एडिशन ऑपरेशन किया, ठीक है। क्या किया हमने? 2 डेटा वेरिएबल था, ए और बी, दोनों को हमने जोड़ा, और उसको जोड़ने के लिए हमने क्या करके रखा है? एक फंक्शन लिख के रखा है जो अपने अंदर क्या करेगा? 2 नंबर को जोड़ेगा, यानी 2 नंबर पे एडिशन ऑपरेशन करेगा। तो देखिए हुआ क्या क्या, डेटा ए और बी पे एक ऑपरेशन हुआ जिसका नाम है एडिशन, ठीक है। ए और बी जो डेटा था उस पे एडिशन ऑपरेशन हुआ। नेक्स्ट लाइन में हम लोग दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो हमारा कॉल कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई फंक्शन के पास। और मल्टीप्लाई फंक्शन में भी हमने 2 वैल्यू पास किए हैं, ए और बी, यही वाला। तो हम 50 और 63 पास कर दिए, जो कि यहां एल और एम में आके कॉपी हो जाएगा। अंदर क्या हो रहा है? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रिजल्ट में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा यहां पे स्टोर हो जाएगा। तो देखिए अब हमने क्या किया, ए और बी पर जो हमारा डेटा था उस पर फिर एक ऑपरेशन किया, और वो ऑपरेशन कौन सा था? मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। तो देखिए फंक्शन करता क्या है? डेटा पे ऑपरेशन करता है। ये चीज आप समझ रहे हैं? फंक्शन जो है डेटा पे ऑपरेशन करता है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, हमारा डेटा जो है वो इस ब्लॉक में है, मेन फंक्शन के ब्लॉक में, जबकि उस पे होने वाले ऑपरेशन जो है वो अलग सेपरेट जगह पे है। ऐड सेपरेट जगह पे है, मल्टीप्लाई सेपरेट जगह पे है कि नहीं?
तो डेटा और डेटा पे होने वाले ऑपरेशन वो सब अलग अलग जगहों पे हैं। ये चीज आप समझ पा रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि डेटा और उस पे होने वाले ऑपरेशन वो सब एक ब्लॉक के अंदर हो। डेटा प्लस ऑपरेशन, यानी कि डेटा और जो फंक्शन है वो सब एक ब्लॉक के अंदर हो। ठीक है, ये चीज हमें कैसे मिलेगा? ये मिलेगा हमें क्लास के मदद से। तो क्लास का डेफिनेशन क्या है? क्लास एक टेम्पलेट है। क्लास एक क्या है? टेम्पलेट है, या फिर कहिए तो ब्लूप्रिंट है, जो क्या करेगा? डेटा और उस पर होने वाले ऑपरेशन को एक अम्ब्रेला के अंदर रखेगा, यानी कि आपस में उनको बाइंड करके रखेगा, बांध के रखेगा, उनको एक ब्लॉक के अंदर रखेगा। डेटा और उस पर होने वाले ऑपरेशन को आपस में बाइंड करके रखेगा, एक ब्लॉक में रखेगा। यही काम करेगा क्लास। तो आप क्लास का जरूरत समझ गए होंगे। क्लास का जरूरत क्या है? डेटा और उस पे होने वाले ऑपरेशन को एक ब्लॉक के अंदर रखना। ठीक है, तो क्लास एक टेम्पलेट है जो कि डेटा और उस पर होने वाले ऑपरेशन को एक ब्लॉक में बांध कर रखेगा। ठीक है, अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या था जिसको क्लास सॉल्व कर रहा है? प्रॉब्लम ये था कि डेटा जो है वो एक ब्लॉक में है और उस पे होने वाले ऑपरेशन कहीं और है। ठीक है, डेटा इस ब्लॉक में था, उस पे होने वाले एडिशन ऑपरेशन यहां है, उस पे होने वाले मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन यहां पे है। अभी हम सबको एक ब्लॉक में बांध लेना और वो करेंगे हम लोग क्लास के मदद से। क्लास को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोला जाता है। क्या इसका मतलब? ये समझिए, जैसे जब आप इंट ए करते हैं तो क्या होता है? 4 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक मिल गया जिसका नाम है ए। यहां पे इंट क्या है? डेटा टाइप है, और ये है बिल्ट इन डेटा टाइप। ठीक है, ये है बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन क्यों? क्योंकि कंपाइलर ने ये आपको दिया है। इंट डेटा टाइप जो है कंपाइलर ने आपको दिया है। क्लास जो है यूजर डेटा टाइप है। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसका मतलब क्या है कि क्लास जो है एक ऐसा डेटा टाइप है जिसको आप बनाएंगे। इंट तो कंपाइलर ने दिया आपको, क्लास आप बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक क्लास बनाने जा रहा हूं जिसके अंदर क्या होगा? डेटा और उस डेटा पे होने वाले ऑपरेशन, यही होगा क्लास के अंदर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको क्लास का डेफिनेशन समझ में आए। क्लास एक टेम्पलेट है जिसके अंदर क्या होता है? डेटा और उस डेटा पे होने वाले ऑपरेशन। ठीक है, तो हम एक क्लास अभी बनाने जाएंगे। तो क्लास कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। तो अब देखिए क्लास कैसे बनाते हैं। आपको लिखना होगा पहले लाइन में क्लास, यह एक कीवर्ड है। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। जब भी आपको क्लास बनाना है तो सबसे पहले लिखना होगा क्लास। उसके बाद क्या देना होगा? क्लास का नाम। ये आपको अपने मन से देना है। जैसे मैंने दिया है स्टूडेंट, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो जब भी आप क्लास बनाएंगे आपका पहला लाइन यही होगा, क्लास और क्लास का नाम। ये तो आपको याद करना है, क्लास ये लिखना ही पड़ेगा। क्लास का नाम आपको अपने हिसाब से देना है। ठीक है, तो मैंने जो क्लास बनाया है उसका नाम है स्टूडेंट, तो मैंने लिखा क्लास स्टूडेंट। अगर आप बनाना चाहते हैं टीचर क्लास तो क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा क्लास टीचर। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम है स्टूडेंट। अब आपको क्या बोला कि क्लास के अंदर क्या होगा? डेटा और उस पर होने वाले ऑपरेशन। तो स्टूडेंट में डेटा क्या क्या हो सकते हैं? रोल नंबर, मार्क्स हो सकते कि नहीं, और ऑपरेशन क्या होगा यानी फंक्शन क्या होगा? उस रोल नंबर को सेट करना, उस मार्क्स को सेट करना। ठीक है, तो वही सब हम लोग क्लास के अंदर डाल देंगे। तो आइए एक एक करके देखें। पहला लाइन आप समझ गए, क्लास स्टूडेंट। क्यों लिखा हमने? क्योंकि मेरे जो क्लास का नाम है वो है स्टूडेंट, इसलिए मैंने स्टूडेंट लिखा। और ये कीवर्ड क्लास तो आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, चूंकि ये नाम जो है मैंने लिखा है स्टूडेंट, है कि नहीं, इसीलिए क्लास को बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, क्लास को क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये स्टूडेंट जो है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। स्टूडेंट क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, जबकि इंट वो क्या था? वो बिल्ट इन डेटा टाइप था। इसका डिफरेंस और आपको आगे समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो स्टूडेंट चूंकि क्लास है और जो कि मैंने बनाया है यानी प्रोग्रामर ने बनाया है तो वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इंट जो है कंपाइलर पहले से देता है तो वो बिल्ट इन डेटा टाइप है। ठीक है, आइए वापस हम लोग क्लास पे आए।
तो हमने क्लास बनाना शुरू कर दिया, लिखा क्लास, क्लास का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, ओपन ब्रेसेस से स्टार्ट कीजिए, ये देना होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो हमने लिखा है वो है पब्लिक, इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। क्या बोलते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। तो पब्लिक जो है इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। इसको हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए बस आप याद रखिए कि क्लास जब हम लोग लिखते हैं, यानी क्लास जब हम बनाते हैं, तो ओपन ब्रेसेस देने के बाद हमको एक एक्सेस मॉडिफायर देना पड़ता है। हमने क्या दिया, पब्लिक। ये पब्लिक हम लोगों ने अपने क्लास के अंदर लिखा है, तो आपको ये देना पड़ेगा। अब मेन चीज पे आ जाइए, जो मेन चीज है हमारा। स्टूडेंट के अंदर क्या बोला था आपको, डेटा देना है और ऑपरेशन देना है। डेटा में क्या आ जाएगा, रोल नंबर और मार्क्स। तो हमने देखिए रोल नंबर डिक्लेयर कर दिया, मतलब इसके अंदर डाल दिया है, फिर मार्क्स डाल दिया है, ठीक है, रोल नंबर मार्क्स। अब इस रोल नंबर और मार्क्स पे हमने ऑपरेशन करना है, तो इसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, एक हमने बनाया सेट रोल नंबर, फिर दूसरा फंक्शन हमने बनाया सेट मार्क्स। रोल नंबर के लिए एक फंक्शन बनाया, ये क्या करेगा, रोल नंबर सेट करेगा, सेट मार्क्स ये क्या करेगा, मार्क्स को सेट करेगा। फिर दो फंक्शन और बनाया है, गेट रोल नंबर, गेट मार्क्स। ये क्या करेगा, अभी रोल नंबर क्या है किसी स्टूडेंट का ये बताएगा, गेट मार्क्स क्या करेगा, मार्क्स क्या है किसी स्टूडेंट का ये बताएगा। तो ये है सेट फंक्शन जो कि सेट करेगा मार्क्स को, रोल नंबर को, और ये है गेट फंक्शन जो कि हमें बताएगा कि रोल नंबर क्या है, मार्क्स क्या है। तो बस इतना ही था हमारा क्लास। अंत में क्या कीजिए, फिर ब्रेसेस से बंद कर दीजिए, ये ब्रेसेस से ओपन किया ना, तो इसको बंद कीजिए यहां पे और सेमी कोलन डाल दीजिए, ठीक है। तो आप क्लास बनाना सीख गए, ठीक है। और क्लास के अंदर हमने क्या किया, क्लास के अंदर यहां से हमारा क्लास स्टार्ट हुआ और यहां जाके खत्म हुआ। उसके अंदर हमने क्या किया, डेटा मेंबर यानी कि वेरिएबल और फंक्शन सब इसी के अंदर डाल दिया, ठीक है। ये चीज समझ गए, बस यही क्लास का काम है। डेटा मेंबर यानी कि वेरिएबल और उस पे होने वाले ऑपरेशन यानी कि फंक्शन, उन सब को एक ब्लॉक के अंदर डालना है। तो ये हमने कर दिया। और आपको क्या बताया था, क्लास जो होता है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो यहां जो स्टूडेंट है हमारा, ये जो क्लास है ये बन गया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसका मतलब आपको अभी और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, जब हम लोग इंट ए करते हैं ना, तो इंट क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप है। इंट आपको बताया था क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप, ठीक है। तो इंट ए जब करते हैं तो क्या होता है, ए नाम का एक 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक आपको मिल गया। अब ए के अंदर डेटा डालना है, तो क्या किया हमने, ए इज इक्वल टू 50 कर दिया, तो इन्हें आ गया 50, ठीक है। तो इंट हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप है जिसका वेरिएबल है ए, और इस ए के मदद से हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर डेटा को अगर रीड करना चाहें तो रीड भी कर लेंगे, सी आउट कर लेंगे, है कि नहीं। तो हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं। अब देखिए, जिस तरह से इंट एक बिल्ट इन डेटा टाइप है और उसमें डेटा स्टोर करने के लिए हमको उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट जो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसका भी वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, स्टूडेंट और वेरिएबल का नाम दे दीजिए S1, ठीक है। अब देखिए, जब आप इंट ए करते थे तो क्या होता था, 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक मिला। जब स्टूडेंट S1 करेंगे तो कितने बाइट का मेमोरी ब्लॉक मिलेगा, देखिए इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2, और दोनों किस टाइप के हैं, इंटीजर। तो ये 8 बाइट का आपको मिलेगा, ठीक है। आपको ये 8 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक मिलेगा, ठीक है। ये पूरा S1 है और इसके 2 फील्ड हैं, एक है रोल नंबर और एक है मार्क्स। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि इस क्लास के अंदर तो ये 4 फंक्शन भी हैं, तो उनके लिए भी तो जगह यहां पे मिलना चाहिए। दरअसल फंक्शन के लिए जो जगह होते हैं वो कॉमन एरिया में होते हैं, ठीक है। फंक्शन का जो जगह होता है वो एक कॉमन एरिया में होता है। ये मान लीजिए कॉमन एरिया है और यहां पे इस चारों फंक्शन के लिए जगह मिल जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका, और समझते हैं। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट के 3 वेरिएबल और डिक्लेयर किए, स्टूडेंट S2 S3 S4। पहले हमारे पास सिर्फ S1 था, अभी S2 S3 S4 कर दिया। तो क्या होगा, हमें 8 बाइट का 3 और मिलेगा, ठीक है। 8 बाइट का 3 और ब्लॉक मिलेगा, S2 S3 S4, ठीक है, ठीक है। अरे जिस तरह से इंट ABC करेंगे आप, तो क्या होगा, ABC
3 ब्लॉक मिल गया। उसी तरह से हमने स्टूडेंट का 4 वेरिएबल डिक्लेयर किया, S1 S2 S3 S4, हमको 4 ब्लॉक मिलेगा, S1 S2 S3 S4। और चारों का साइज क्या है, हर किसी का साइज क्या होगा 8 बाइट 8 बाइट 8 बाइट 8 बाइट। क्यों है 8 बाइट? क्लास का वेरिएबल का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है कि उस क्लास के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं। मतलब इस क्लास के अंदर देखिए 2 वेरिएबल है, रोल नंबर और मार्क्स, और दोनों क्या इंटीजर टाइप के, तो इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा साइज, 8 बाइट हो जाएगा ना, 4 + 4 8 बाइट। तो इस क्लास का हर वेरिएबल को 8 बाइट ही मिलेगा, ये चीज आप समझिए। फंक्शन के लिए क्या होगा, एक कॉमन स्पेस में जगह मिलेगा। फंक्शन के लिए हर वेरिएबल में जगह नहीं मिलेगा, फंक्शन के लिए हर वेरिएबल में जगह नहीं मिलेगा, हर वेरिएबल में सिर्फ डेटा मेंबर्स के लिए जगह मिलेगा, ठीक है, सिर्फ डेटा मेंबर्स के लिए जगह मिलेगा। फंक्शन जो होगा वो कॉमन एरिया में होगा और सारा वेरिएबल इसी फंक्शन को एक्सेस करेगा, ठीक है, इसी एरिया में जाके एक्सेस करेगा जब भी जरूरत पड़ेगा इन वेरिएबल को, ठीक है, इस चीज को समझिए। तो जब भी आपको कोई पूछे कि क्लास के वेरिएबल का साइज क्या होता है, तो आप बताइएगा कि उस क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स है उनके साइज को जोड़ दो। जैसे ये स्टूडेंट है हमारा क्लास, इसमें 2 ही है, रोल नंबर और मार्क्स। मान लो कि मैं 2 और डाल दूं, जैसे इंट एज डाल दिया, फिर इंट हाइट डाल दो, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हर का साइज कितना हो जाएगा, 4 4 8 4 12 4 16 16 16 बाइट हो जाएगा। अभी 16 16 बाइट हो जाएगा सारे वेरिएबल का। क्यों? क्योंकि मैंने 2 और डेटा मेंबर डाल दिए इस क्लास के अंदर, ठीक है, इस चीज को आप समझिए। लेकिन अभी हम अपने क्लास में 2 ही वेरिएबल रखते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है, और इसी से समझते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ वेरिएबल को ही जगह क्यों मिल रहा है और फंक्शन एक कॉमन एरिया में क्यों है, ये भेदभाव क्यों नहीं हर वेरिएबल में फंक्शन के लिए भी जगह हो, ठीक है। तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, एक अलग टॉपिक है दिस पॉइंटर, उसमें पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे दिस पॉइंटर, तब ये चीज आपको समझाएंगे। अभी के लिए आप याद रखिए कि जब भी आप क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डेटा मेंबर्स यानी कि उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए जगह मिलता है। फंक्शन के लिए एक कॉमन जगह होता है और सारे वेरिएबल उसी को यूज करते हैं, ठीक है, ये चीज आप समझ जाइए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो समझिए, जिस समय आप क्लास बना रहे थे, ठीक है, जिस समय आप क्लास बना रहे थे अपने प्रोग्राम में, उस समय कोई भी डेटा ब्लॉक यानी कि मेमोरी ब्लॉक नहीं मिलेगा, कोई भी मेमोरी ब्लॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्लास क्या है, ये सिर्फ एक टेम्पलेट है। मेमोरी ब्लॉक तभी मिलेगा जब आप इस क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और जितना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उतना मेमोरी ब्लॉक मिलेगा, ठीक है, ये चीज आप समझिए। तो अभी आप मन में सोच रहे होंगे कि जब हम इंट ए करते हैं तब तो हमको 4 बाइट मिल जाता है, तो इस क्लास के अंदर हमने इंट रोल नंबर इंट मार्क्स किया, तो इसके लिए तो 4 बाइट मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये क्लास के अंदर है। तो कंपाइलर देखेगा कि क्या आपने इस क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अगर डिक्लेयर किया है तभी देगा। वो सिर्फ क्लास लिखने से वो इग्नोर कर देगा, वो देखेगा कि ये रोल नंबर और मार्क्स क्या है, क्लास के अंदर है, तो इसके लिए कोई डेटा ब्लॉक स्टोर नहीं करना है। डेटा ब्लॉक तभी स्टोर करना है जब इस क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर होगा। तो आगे आपके प्रोग्राम में देखेगा कि हाँ आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कितना किया, 1 2 3 4 वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो आपको 4 ब्लॉक देगा इस क्लास के लिए, ठीक है। अब क्लास के वेरिएबल को एक टर्म दिया गया है ऑब्जेक्ट, हम लोग आगे से यही यूज करेंगे। तो S1 S2 S3 S4 इसको हम वेरिएबल नहीं बोलेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो S1 S2 S3 S4 क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट, ठीक है। S1 S2 S3 S4 क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। अब देखिए जब आप इस तरह से करते हैं इंट ए, तो ए नाम का 4 बाइट का मेमोरी ब्लॉक मिल गया आपको, ठीक है। अभी a = 50 करके आपने इसमें डाटा डाल दिया, सी आउट ए करके आप प्रिंट कर लिए, ठीक है। अब S1 S2 S3 S4 में हम लोग कैसे डेटा डालेंगे और कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है, ये दोनों चीज को देखते हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, एक्सेसिंग डेटा मेंबर्स, क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं उसको एक्सेस करना, ठीक है, यूजिंग ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है S1 S2 S3 S4 के मदद से
ये जो S1 है, ये S2 है, S3 है, S4 है, उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा मेंबर्स है रोल नंबर और मार्क्स, इसमें डेटा डालेंगे भी, ठीक है, और इसको सी आउट करके प्रिंट भी करवाएंगे। तो आइए उस चीज को देखते हैं कैसे करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट के मदद से, यानी कि ये जो क्लास बनाया हमने स्टूडेंट, उसके ऑब्जेक्ट के मदद से यानी कि उसके वेरिएबल के मदद से हम लोग कैसे इस क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस करेंगे और फंक्शन को भी एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना सीखें, ठीक है। तो देखिए हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यानी कि इस क्लास के 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, S1 S2 S3, S1 S2 S3। तीनों का साइज क्या हो जाएगा, 8-8 बाइट। कितना हो जाएगा, 8-8 बाइट, ठीक है। और S1 S2 S3 इनके अंदर क्या है, 2-2 फील्ड है, पहला है रोल नंबर, दूसरा है मार्क्स, ठीक है। रोल नंबर मार्क्स, ठीक है। तो S1 S2 S3 3 अलग अलग मेमोरी ब्लॉक बने और तीनों में क्या क्या है, रोल नंबर और मार्क्स, ठीक है। तो अब मुझे रोल नंबर सेट करना है। किसका रोल नंबर सेट करना है, S1 S2 S3 किसका, मान लीजिए हमको S1 का रोल नंबर सेट करना है, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है वो देखिए, S1 लिखिए क्योंकि हमको S1 का रोल नंबर सेट करना है। S1 डॉट क्या सेट करना है, रोल नंबर, लिखिए रोल नंबर। और क्या सेट करना है, मुझे रोल नंबर सेट करना है 25, तो डाल दीजिए 25, तो यहां पे 25 सेट हो जाएगा। अब मुझे S1 का मार्क्स सेट करना है, उसी तरह से S1 डॉट मार्क्स, ठीक है। मार्क्स दे दीजिए इसको 100, यहां 100 आ गया, ठीक है। उसी तरह से मुझे S2 का रोल नंबर सेट करना है, तो S2 डॉट रोल नंबर, ठीक है। और इसको रोल नंबर डाल देते हैं 23, तो यहां 23 आ गया। उसी तरह से मार्क्स भी S2 डॉट मार्क्स जो भी दीजिएगा यहां पे आ जाएगा। मान लिया दिया S2 डॉट मार्क्स इज इक्वल टू 98, तो आ गया यहाँ पे 98। तो ये तो पहला तरीका था, डायरेक्ट हमने वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप कीबोर्ड से ले सकते हैं। मैं इधर लिख रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो कीबोर्ड से भी आप ले सकते हैं और वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे S3 में हम डाल के देखेंगे, ठीक है। कीबोर्ड से कैसे डालेंगे, लिखिए सी इन, मुझे S3 में डालना है, S3 का क्या डालना है, रोल नंबर, सी इन S3 डॉट रोल नंबर, ठीक है। तो प्रोग्राम आपका इंतजार करेगा कीबोर्ड से कुछ डालने के लिए। मान लीजिए आपने डाल दिया 90, तो रोल नंबर में आ जाएगा 90। उसी तरह से आपको मान लीजिए S3 के इसमें मार्क्स में वैल्यू डालना है, तो S3 डॉट मार्क्स इज इक्वल टू 58 कर दीजिए। कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, सी S3 डॉट मार्क्स, और कीबोर्ड से आप जो डालिएगा मार्क्स वो आ जाएगा। इस बार मान लीजिए बढ़ा के 88 डाल दिया तो 88 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला तरीका था डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दिया, दूसरा कीबोर्ड से डाला। तीसरा देखिए, तीसरा हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेट फंक्शन है उसका यूज करेंगे, ठीक है। सेट फंक्शन का यूज करेंगे, सेट रोल नंबर और सेट मार्क्स जो फंक्शन है ना, इन दोनों का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट में रोल नंबर और मार्क्स को फिल करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया आपकी स्टूडेंट S4, क्योंकि ये तीनों ऑलरेडी भर चुका है, तो एक और ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको मेमोरी में कहीं यहां जगह मिल गया S4 को। S4 के पास क्या होगा, वही होगा रोल नंबर और मार्क्स। S4 को मैं भरूंगा इस फंक्शन के मदद से, सेट रोल नंबर और सेट मार्क्स फंक्शन के मदद से। क्या करूंगा मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और रोल नंबर को सेट करूंगा S4 के। कैसे कॉल करना है आपको पता है कि ये फंक्शन भी इस क्लास के अंदर ही है। जैसे ये वेरिएबल जो है ये क्लास के अंदर का पार्ट है, उसी तरह से फंक्शन भी तो इस क्लास के ही पार्ट है ना। भले ही इसके लिए मेमोरी स्पेस एक ही मिला हो, लेकिन ये है तो क्लास का हिस्सा ही ना, ये चीज समझिए। तो फंक्शन को भी आप ऑब्जेक्ट के मदद से ही कॉल कर पाएंगे। कैसे कॉल करेंगे, S4 डॉट सेट रोल नंबर कॉल कीजिए, ठीक है। तो फंक्शन समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है, S4 ऑब्जेक्ट में रोल नंबर सेट करना, और जो आपको सेट करना वो पास कर दीजिए। मैंने 56 पास किया तो यहां पे 56 आ जाएगा। ये देखिए सेट रोल नंबर फंक्शन क्या कर रहा है, आप जब कॉल करेंगे S4 डॉट सेट रोल नंबर और पास करेंगे 56,
तो यहाँ देखिए सेट रोल नंबर फंक्शन में यहाँ पे x के अंदर आ जाएगा 56 और रोल नंबर इज इक्वल टू एक्स। रोल नंबर इज इक्वल टू एक्स, एक्स में क्या है 56, तो रोल नंबर इज इक्वल टू 56, तो रोल नंबर में चला जाएगा 56। लेकिन किसके रोल नंबर में 56 जाएगा? S1 S2 S3 S4 किस में जाएगा? जिसने इसको कॉल किया है। किसने कॉल किया? S4 ने। तो S4 के रोल नंबर में चला जाएगा 56। उसी तरह से S4 डॉट सेट मार्क्स कीजिए, S4 डॉट सेट मार्क्स, और इसको भी मार्क्स 100 दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शन कॉल होगा सेट मार्क्स फंक्शन, और यहां हमने 100 पास किया तो y में 100 आ जाएगा, मार्क्स फील्ड में y चला जाएगा, यानी मार्क्स में 100 आ जाएगा। किसके मार्क्स में 100 जाएगा? जिसने इसको कॉल किया। किसने किया? S4, तो यहां 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फंक्शन यूज करके भी ऑब्जेक्ट में वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी ब्लॉक मिलते हैं, लेकिन सारे ऑब्जेक्ट फंक्शन एक ही इस्तेमाल करते हैं। सारे ऑब्जेक्ट एक ही फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। कैसे सारे ऑब्जेक्ट एक ही फंक्शन से बात करते हैं? दिस पॉइंटर, एक पॉइंटर होता है उसको बोलते हैं दिस पॉइंटर। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें बढ़िया से आपको बताएंगे हर ऑब्जेक्ट कैसे फंक्शन से बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए गेट फंक्शन का काम क्या है? सेट का तो आप समझ गए, गेट का काम क्या है? गेट फंक्शन कुछ नहीं करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट में डेटा वैल्यू क्या है अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हैं। जैसे मुझे जानना है कि S2 का रोल नंबर क्या है, तो मैं क्या करूंगा? S2 डॉट गेट रोल नंबर। तो ये गेट रोल नंबर क्या करेगा? S2 जो ऑब्जेक्ट है वहां जाएगा और देखेगा उसका रोल नंबर क्या है, उसको पढ़ेगा और वो आपको रिटर्न कर देगा, रिटर्न रोल नंबर। तो जब रिटर्न कर रहा है तो यहां लेने के लिए भी कोई होना चाहिए। मान लीजिए एक वेरिएबल है इंट आर, तो रोल नंबर पढ़ के यहां से इस ऑब्जेक्ट से आपको यहां 23 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहां पे 23 आ जाएगा। तो ये गेट का काम है। उसी तरह से आपको अगर मार्क्स जानना है किसी का, तो एक वेरिएबल लोकल बना दीजिए। क्यों हम लोकल वेरिएबल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है ना, तो जब रिटर्न कर रहा है तो इसको स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल तो होना चाहिए ना। और वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? जो ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर, तो यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल हो गया। गेट मार्क्स, किसका मार्क्स आपको जानना है? आपको जानना है S3 का मार्क्स, तो कर दीजिए S3 डॉट गेट मार्क्स। तो ये फंक्शन क्या करेगा? आपकी बार S3 के पास जाएगा और देखेगा उसका मार्क्स क्या 88, यहां से रीड करेगा और रिटर्न मार्क्स, आपको मार्क्स लौटा देगा और यहां आ जाएगा 88। ठीक है, तो देखिए फंक्शन जो है ऑब्जेक्ट के अंदर जाके वहां का वैल्यू चेक करता है और फिर आपको रिटर्न कर देता है। ये बातचीत कैसे होता है वो दिस पॉइंट जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो आज हमने जो कुछ पढ़ा उसको प्रोग्राम को लैपटॉप में रन करवा के देखते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने प्रोग्राम बोर्ड पे समझा था क्लास का, उसी को यहाँ रन करवा के देखेंगे। ये प्रोग्राम को मैंने कमेंट में डाल दिया है, आप चाहें तो सीधा वहां जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम में क्या किया हमने, वही जो बोर्ड पे बताया था। एक क्लास बनाया स्टूडेंट, उसमें रोल नंबर है, मार्क्स है, फिर देखिए 4 फंक्शन है, सेट रोल नंबर, सेट मार्क्स, गेट रोल नंबर, गेट मार्क्स, जो बोर्ड पे किया था। अब मेन फंक्शन में आ जाइए, हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, S1 S2 S3। S1 में हम कैसे सेट कर रहे हैं वैल्यू? S1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 53, S1 डॉट मार्क्स इक्वल टू 87, फिर प्रिंट कर रहे हैं सी आउट करके। ठीक है, और मैं S1 में सेट तो किया ऐसे, S1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 53, S1 डॉट मार्क्स इक्वल टू 87, लेकिन मैं गेट फंक्शन का यूज यहां भी कर सकता हूं, है कि नहीं? क्योंकि गेट फंक्शन क्या करेगा, वो तो S1 के ब्लॉक में जाके देखेगा अपने ब्लॉक में कि रोल नंबर का वैल्यू क्या है और वो रिटर्न कर देगा। तो हमने तो पहले ही सेट कर दिया है ना, S1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 53, S1 डॉट मार्क्स इक्वल टू 87, तो गेट फंक्शन तो हमारा वहां से पढ़ के हमको लौटा देगा। तो देखिए मैंने 2 लोकल वेरिएबल बनाए, S1 रोल, S1 मार्क्स, और उसमें गेट का फंक्शन यूज करके डाटा को कॉपी कर दे रहा हूँ S1 रोल S1 मार्क्स पे, फिर प्रिंट करके देख रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज समझिए, ऐसा नहीं है कि हमने सेट फंक्शन को यूज करके सेट किया है तभी गेट का यूज करेंगे, नहीं। सेट आप कैसे भी कर सकते हैं, गेट आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप समझिए इस चीज को, क्योंकि फाइनली तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही सेट हो रहा है ना, तो आप कैसे भी सेट कीजिए या कैसे भी गेट कीजिए। तो ये पहला तरीका था सेट करने का। दूसरा, हम S2 ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं, फंक्शन का यूज कर रहे हैं, सेट रोल नंबर फंक्शन का। पहला बार क्या किए थे, सीधा वैल्यू असाइन कर दिए थे, दूसरा बार फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से तीसरा में हम लोग S3 में कीबोर्ड से काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो इस प्रोग्राम को रन करवाइए और आप खुद से भी देखिए, मैंने कमेंट में डाल दिया है। देखिए S1 S2 में तो डायरेक्टली सेट हो गया, जाके S3 में आके हमको मांगेगा कि कीबोर्ड से डालो। तो ये देखिए आ गया इंटर रोल नंबर एंड मार्क्स, यहाँ पे आ गया। तो रोल नंबर डाल देते हैं 55, ठीक है, तो 535 आ गया। और मार्क्स डाल देते हैं 200 दे देते हैं इसको, ठीक है। बस हमारा प्रोग्राम हो गया, काम खत्म, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम काम करेगा। तो आज इतना ही, आप कमेंट में इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।